हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दिस इज शैलेंद्र, एनएसजी स्टडीज में आपका स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कंटिन्यू सेशंस के अंदर आज हम पढ़ा रहे हैं आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं डोनर से ब्लड लेकर के कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उसको चेक करके, क्या चेक करते हैं वो भी बताएंगे, एंड आफ्टरवर्ड इसको रिसीवर के अंदर एडमिट करना कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर? तो आज अपन अपने टॉपिक्स को आराम से समझेंगे। आपको अपने नोट्सों को मेंटेन करना है। ये नहीं वीडियो देखा, रिकॉर्डेड वीडियो देखा और आपने उस चीज को याद कर लिया, ऐसे नहीं। नोट्सों को मेंटेन करना है तरीके से, ठीक है? तो आज का अपना टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहली बात यहां पर हम ये करते हैं, दो टर्म आती हैं। देखो बच्चों, दो टर्म आती हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले दोनों टर्मों का बारे में बताना चाहता हूं। एक टर्म आती है इन्फ्यूजन और एक टर्म आती है आईवी इन्फ्यूजन और दूसरी टर्म आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सबसे पहले आपके पास में, टॉपिक शुरू करने से पहले आपके पास में ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आईवी इन्फ्यूजन किसे कहते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं। तो यहां पर अपन इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, गौर से समझिएगा। आईवी फ्लूइड मेडिकेशन एंड एक्सेट्रा वेन्स में एडमिट करना, एडमिनिस्ट्रेड करना क्या कहलाएगा? कहलाएगा इनफ्यूजन कहलाएगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्यूजन एंड द ट्रांसफ्यूजन, अगर आपसे इनिशियली पूछे इन्फ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन में क्या अंतर है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट आईवी एंड ब्लड, इनका अर्थ ऐसे निकल के आएगा इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है। तो इन्फ्यूजन का मतलब होता है आईवी फ्लूइड और मेडिकेशंस को वेन में एडमिनिस्ट्रेट करने की क्रियाविधि, प्रोसेस कहलाता है इन्फ्यूजन। और ब्लड और नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं? ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एडमिट करने की क्रियाविधि, एडमिट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसफ्यूजन कहलाती है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्यूजन एंड द ट्रांसफ्यूजन, इन्फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच एडमिनिस्टर्ड आईवी फ्लूइड एंड मेडिकेशन इनटू द डायरेक्टली वेन्स। और ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं? ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्टर करने की क्रियाविधि या प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसफ्यूजन कहलाती है। अब हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक्स को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को शुरू करने से पहले इसके अर्थों को समझना है। सबसे पहला है ब्लड और दूसरा है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन का अर्थ हमने आपको समझा दिया। ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं? ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्टर करने का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफ्यूजन। अब हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड, देखिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो पाया जाता है वो टोटल एवरेज 4 to 5 लीटर या 5 to 6 लीटर करीब पाया जाता है, ठीक है? और अब अगर अपन बात करें कि ब्लड के कंपोनेंट की, तो अगर हम ब्लड को 100% मान करके रखें, कितना परसेंट माने? ब्लड को 100% माने, तो यह दो प्रकार से डिवाइड करेंगे हम इसको। फर्स्ट डिवाइड होगा 45% में और सेकेंड डिवाइड होगा 55% में। 45% में क्या पाया जाता है? आपका तो डेफिनेटली आंसर आएगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब आप समझेंगे नहीं फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, तो आप लिख दीजिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स आर फाउंड इन फॉर्म्ड एलिमेंट। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आएगा 55% में क्या पाया जाता है, तो आपका पास में डेफिनेटली आंसर आएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है? 55% पाया जाता है। अगर हम इस 55% को अपन 100% माने, प्लाज्मा को 100% डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें, तो सबसे पहला आंसर आएगा प्लाज्मा के अंदर 91% क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे 7% क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे अगर अपन बोले कि 2% क्या पाया जाता है, तो अपन बोलेंगे अदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिंक एंड एक्सेट्रा।
तो यहां पर आपको इसका पूरा कंपोजिशन समझना है कि ब्लड एवरेज कितना लीटर पाया जाता है, तो और बॉडी वेट का 8% होता है, और अगर अपन लीटर में बोलें तो 5 से 6 लीटर होता है। और 100% ब्लड को कंपोजिशन को चेक करें तो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आएगा और 55% प्लाज्मा के अंदर आएगा। अगर प्लाज्मा को अगर अपन 100% माने तो प्लाज्मा का कंपोजिशन के अंदर 91% वाटर होता है और 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है और रिमेनिंग 2% अदर सॉल्यूट्स होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जिंक। 45% के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखें तो क्या क्या पाया जाएगा, आरबीसी पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा और प्लेटलेट्स पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन्स की। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हमने कही, ये कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, तो एक निमोनिक है AGFP, इसको याद रखना है। इनकी फुल फॉर्म क्या होगी, इनकी फुल फॉर्म होगी एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये आपके पास में क्या हुए, ये आपके पास में प्लाज्मा प्रोटीन्स हुए। कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं आप आराम से देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्रामेटिकली। AGFP निमोनिक है, इसको याद करना है, AGFP एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन फिब्रिनोजन एंड द प्रोथ्रोम्बिन। अब इनको यहां पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाली, सबसे कम पाए जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी है, तो एल्ब्यूमिन जो होती है वो कितनी परसेंट पाई जाती है, 54% पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन कितनी पाई जाती है, तो आप बोलेंगे 38% पाई जाती है। फिब्रिनोजन कितनी पाई जाती है, 4% पाई जाती है। प्रोथ्रोम्बिन कितनी पाई जाती है, 1% पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, 54% है, वो है एल्ब्यूमिन। और सबसे कम पाए जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी है, तो आप बोलेंगे 1% है, और वो है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि जो एल्ब्यूमिन होती है वो किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित है। ये आपको डिटेल्स में अदर आईवी फ्लूइड के अंदर टॉपिक में समझा चुका हूं रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर को कवर करती है ये। नेक्स्ट नंबर पे बात करें ग्लोबुलिन्स क्या करती है, कई बार क्वेश्चन में आया है ग्लोबुलिन्स क्या करती है, तो आप बोलेंगे ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। समझ में आई ये बात, तो ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करती है। समझ में आई बात, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करती है। कौन कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। ये आपके पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। इसका निमोनिक होता है गम आधा है। इसका निमोनिक क्या है, गम आधा है। G ग फॉर G, म फॉर M, A फॉर A, D फॉर D, है फॉर E। गम आधा है। यहां पर ये मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर अब पुटअप होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन को कौन क्रॉस कर सकता है, वर्टिकल को कौन क्रॉस कर सकता है, मतलब मदर से और फीटस के अंदर पाए जाने वाली जो कि इजीली क्रॉस हो जाती है वो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, तो IgG बोलेंगे। IgM मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर पाई जाती है। मैक्रो सबसे बड़े आकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी है, तो आप बोलेंगे IgM। इट विल बी प्रेजेंट फर्स्ट इनिशियली इन द इंफेक्शन कंडीशन। IgA किसमें पाई जाती है, तो आप बोलेंगे IgA सीक्रेशन में पाई जाती है। सीक्रेशन का अर्थ क्या है, सीक्रेशन का अर्थ है जस्ट फॉर एग्जांपल द स्वेट, जस्ट फॉर एग्जांपल द स्वेट और द सलाइवा एंड एक्सेट्रा। IgD का काम अननोन है, पता नहीं है, इसके ऊपर रिसर्चेस हैं। एंड IgE एलर्जी रिएक्शन में पाई जाती है। तो यहां पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आपके पास में याद रखें कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स कर रही है, तो आप बोलेंगे ग्लोबुलिन। तो मैंने यहां पर एक लाइन बोली कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो याद रखें क्यों जरूरी है, भाई क्यों जरूरी है। तो आपको याद रखने के लिए मैं अभी बता देता हूं, वैसे आगे वाले टॉपिक में आएगा। ये मैंने इसको जोर क्यों दिया इस टॉपिक के ऊपर, देखो बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होता है डोनर और एक होता है रेसिपिएंट। क्या होता है, एक होता है डोनर और एक होता है रेसिपिएंट, रेसिपिएंट क्लियर। और डोनर का मतलब क्या होता है, डोनर का मतलब होता है दाता, और रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, ग्राही। रेसिपिएंट का मतलब क्या है, ग्राही।
डोनर मतलब जो ब्लड दे रहा है, रेसिपिएंट का मतलब जो ब्लड ले रहा है। अब आप देखो समझो, डोनर तो मान लीजिए नॉर्मल 99% का होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन रेसिपिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, पेशेंट होते हैं। am I राइट और रॉन्ग? कोई फ्री में ही मजे में कोई ब्लड नहीं चढ़वाता है, कोई बेचारे को परेशानी होगी तभी जाकर के वो क्या है, ब्लड को चढ़वाता है। तो आपको याद रखना है, डोनर क्या होगा, मैक्सिमम टाइम नॉर्मल होगा, और रेसिपिएंट क्या होगा, रेसिपिएंट क्या होगा, एक पेशेंट ही होगा। तो अब इसके अंदर क्या होता है, डोनर से ब्लड लिया जाता है, कुछ रिएक्शंस होती है, उसके बाद में चढ़ाया जाता है। उन रिएक्शंस के बारे में बताना चाह रहा हूं मैं आपको, वो वैसे आगे की तरफ फर्दर और हो जाएगा। तो डोनर से जो ब्लड लिया, डोनर से जो ब्लड लिया, इसको क्या करेंगे आप, चेक करेंगे, कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल रिएक्शंस को चेक करेंगे। तो यहां पर आप क्या लेते हैं, डोनर का जो ब्लड लेते हैं उसके अंदर, ब्लड के अंदर से, होल ब्लड के अंदर से आप क्या निकाल लेते हैं, होल ब्लड के अंदर से निकाल लेते हैं आप आरबीसी। क्या निकाल लेते हैं, आरबीसी निकाल लेते हैं। और जो पेशेंट है, पेशेंट का पी फॉर पी निमोनिक याद रखें, पी फॉर पी मतलब पेशेंट से क्या निकालेंगे आप, प्लाज्मा निकालेंगे, समझ रहे हैं, प्लाज्मा निकालेंगे। और अब इस आरबीसी और प्लाज्मा को आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स के द्वारा आपको कंबाइंड करना है, और इस रिएक्शन आरबीसी प्लस प्लाज्मा को आपको चेक करना है। और यहां पर एक सब्सटेंस और जुड़ेगा, वो मैं आपको आगे फर्दर जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा वो बता दूंगा। यहां पर आप क्लंपिंग देखेंगे और नहीं देखेंगे, और इस आधार पे आप डिसाइड करेंगे कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने प्लाज्मा किसका लिया, प्लाज्मा लिया आपने पेशेंट का लिया। किसका लिया, प्लाज्मा पेशेंट का लिया। क्यों लिया, क्योंकि आपको अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को चेक करना है तो प्लाज्मा में क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडीज पाई जाएगी। राइट है और रॉन्ग है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाएगी, और आरबीसी पे क्या पाई जाएगी, सरफेस पे एंटीजन पाई जाएगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को चेक करने के लिए, कंपैटिबिलिटी नॉन इनकम्पैटिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको एंटीजन चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए। और एंटीजन मिलेगा आपको आरबीसी के सरफेस से, और एंटीबॉडी मिलेगी आपको प्लाज्मा से। और वो प्लाज्मा से एंटीबॉडी कहां से फॉर्मेशन हो रही है, अब मुझे समझ में आ रहा होगा कि आपको क्लियर कट हो चुका है ये वाली बात कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन ग्लोबुलिन्स के द्वारा हो रहा है। समझ में आई? जो पढ़ा है दोबारा एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम डोनर से ब्लड लेते हैं और रेसिपिएंट में चढ़ा देते हैं। ये प्रक्रिया सम्मिलित रूप से कहलाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इससे हमने सबसे पहले इन्फ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन में डिफरेंस को अपन ने देखा। सबसे पहले इन्फ्यूजन कहते हैं फ्लूइड और आईवी फ्लूइड और द मेडिकेशंस को डायरेक्टली वेन में एडमिट करने का प्रोसेस कहलाता है इन्फ्यूजन, और ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट्स को एडमिट करने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफ्यूजन। तो यहां पर अपन ने बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो पहले ब्लड के बारे में बताएंगे फिर ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताएंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है अपने बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर पाया जाता है जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड अगर अपन 100% माने, ब्लड को अगर अपन 100% माने तो ये दो प्रकार से डिवाइडेड होता है, 45% में, 55% में। 45% में अपन इसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 55% में इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एग्जाम्पल के तौर पे पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यू एंड द प्लेटलेट्स, और 55% में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा का कंपोजिशन अगर अपन चेक करें तो इसके लिए इसको अपन को 100% मानना पड़ेगा। 100% में से 91% पाया जाता है ये वाटर के अंदर, बचा 7% पाया जाता है इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स, और रिमेनिंग 2% अदर सॉलिड्स पाए जाते हैं। अगर अपन प्लाज्मा के कंपोनेंट को देखें तो यहां पर अपन बोलेंगे प्लाज्मा में कुछ प्रकार की आपके सामने प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उसका निमोनिक है एजीएफपी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन एंड द प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, मेजरली मैक्सिमम पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन्स और ऑस्मोटिक प्रेशर को अंदर करती है। ग्लोबुलिन्स क्या होता है, ग्लोबुलिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। और इसी वजह से प्लाज्मा में से हम क्या लेते हैं, प्लाज्मा लेते हैं पेशेंट का। और क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडीज पाई जाएगी। और डोनर का लेते हैं हम एंटीजन, और एंटीजन के लेते हैं आरबीसी, और हम इसको एक साथ चेक करते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को चेक करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, आपको थोड़ा सा लॉजिकल स्टडी करनी है, ध्यान रखना है कि क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। तो आप जब कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल रिएक्शंस को चेक करेंगे तो जो डोनर है उसकी क्या लेंगे आप, होल ब्लड में से आरबीसी को लेंगे, बिकॉज देयर आर प्रेजेंट, आरबीसी की सरफेस पे क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। और जो रेसिपिएंट है या जो पेशेंट उससे क्या लेंगे, प्लाज्मा लेंगे, उसमें क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडीज पाया जाएगा। और ये एंटीबॉडीज अगर
अगर एंटीजेंस की सरफेस पे पाई गई कोटेड एरिया बन गया तो क्लंपिंग हो गई और आप उसको नहीं चढ़ाएंगे, और अगर नहीं चढ़ा तो इनकम्पेटिबल है। आगे फर्दर आगे ढंग से समझ में आ गया, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मेन मोटो ये था आपको बताना कि अपन आरबीसी क्यों ले रहे हैं एंटी डोनर की, और प्लाज्मा क्यों ले रहे हैं अपन रेसिपिएंट का या पेशेंट का। अब आगे की तरफ देखें, इस टॉपिक के अंदर जो फिब्रिनोजन एंड द प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, ये बहुत किससे संबंधित होते हैं, ये कोगुलेशन मैकेनिज्म से संबंधित होते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म से संबंधित होते हैं। तो मैंने सारे के सारे आपको कंपोनेंट्स बताने की कोशिश की है। लास्ट में जाकर के एक और चीज बता देते हैं आपको टॉपिक्स में। देखो यहां पर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जब किसी क्लाइंट में एग्जांपल के तौर पे फॉर्म एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। अब मान लीजिए कि किसी क्लाइंट के अंदर एनीमिया हुआ है, अब उनको एनीमिया का कारण नहीं पता तो अपन ने ब्लड चला दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सीआरएफ, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर एनीमिया होता है। अब अगर अपन को पता है कि एनीमिया का क्या कारण होता है, तो आप सबने पढ़ा भी होगा कि इसके अंदर आरबीसी का कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आरबीसी की कमी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है अगर समझना चाहें तो एक और समझ लीजिए। किडनी से क्या होता है, एरिथ्रोपोएटिक नामक हार्मोन रिलीज होता है, तो एरिथ्रोपोएसिस करता है और आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। अब सीआरएफ है, किडनी खराब है, एरिथ्रोपोएसिस नहीं होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, आरबीसी की कमी होगी, और इस कंडीशन को बोलेंगे आप एनीमिया। अब इस कंडीशन में एनीमिया को ट्रीट करने के लिए होल ब्लड तो चढ़ाया नहीं जा सकता, तो क्या चढ़ाएंगे आप? आज चढ़ाएंगे पैक्ड आरबीसी। क्या चढ़ाएंगे आप? पैक्ड आरबीसी। तो अपने पास में कौन सा कंपोनेंट हुआ? पैक्ड आरबीसी। क्लियर? अगर नेक्स्ट कंडीशन इंफेक्शन इम्यूनिटी किसी की कमजोर हो रही है तो आप उसको चढ़ाएंगे पैक्ड डब्ल्यूबीसी। क्या चढ़ाएंगे आप? पैक्ड डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट नंबर पे अगर डेंगू फीवर मान लीजिए, डेंगू फीवर में आपको पता ही है कि इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, प्लेटलेट्स की कमी होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, तो इस कंडीशन में चढ़ाएंगे आप पैक्ड प्लेटलेट। क्या चढ़ाएंगे आप? पैक्ड प्लेटलेट चढ़ाएंगे। समझ रहे हैं बात को? प्लेटलेट चढ़ाएंगे। तो आपके पास में कंपोनेंट भी क्लियर हो रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे कंपोनेंट क्लियर हो रहे हैं कि होल ब्लड होता होगा कोई, और क्या होता होगा, और आपके सामने पैक्ड आरबीसी होता है, पैक्ड डब्ल्यूबीसी होता है, पैक्ड प्लेटलेट्स होता है, और भी कई होते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं। देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर और द लेसंस। समझ रहे हैं? अब आप अगर अपन जस्ट फॉर नॉलेज की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा साइड में भी रख रहे हैं और इंक्लूडेड भी रख रहे हैं टॉपिक में, तो यहां पर अपन एक कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करो। किसी क्लाइंट में आरबीसी की कमी हो रही है तो डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना कोई अल्टरनेट नहीं होता। मानिए कि अगर किसी क्लाइंट को एनीमिया हो रहा है तो आप उसको कुछ दवाइयां देने की कोशिश करोगे जिसके कारण से उसका ब्लड लेवल बढ़ने लगे। जस्ट फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को एनीमिया है, उसका कारण क्या है? आरबीसी की कमी है, तो डायरेक्टली आप उसको पैक्ड आरबीसी नहीं चढ़ाओगे, उससे पहले कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट करोगे, ओरल ड्रग देंगे जिसके कारण से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़े। तो इस दवाइयों को क्या बोलते हैं? यहां पर ये संबंधित ड्रग का नाम है एराइथ्रोपोएटिक ड्रग। क्या नाम है? एराइथ्रोपोएटिक ड्रग। अब ये एराइथ्रोपोएटिक ड्रग क्या करेगी? एराइथ्रोपोएसिस के मैकेनिज्म को बढ़ाएगी, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगी। दवाई का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे लिख रहा हूं, इपोएटिन अल्फा एंड डार्बेपोएटिन अल्फा। डार्बेपोएटिन अल्फा याद रखें। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी क्लाइंट को इपोएटिन अल्फा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? दोबारा क्वेश्चन को सुने। अगर किसी क्लाइंट को इपोएटिन अल्फा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आपका पहला कार्य क्या होगा? अगर आपको पता है कि इपोएटिन अल्फा एडमिट कर रहे हैं, मैंने पढ़ा है, आपने नाम याद कर लिया, इपोएटिन अल्फा दवाई का नाम है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, तो ऑप्शन में जाकर के आपको देखेंगे तो आपको ऑप्शन में मिलेगा सीबीसी, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे ताकि आप इफेक्टिवनेस मालूम कर सकें। तो याद रखें, इपोएटिन अल्फा, डार्बेपोएटिन अल्फा आर एराइथ्रोपोएटिक ड्रग्स व्हिच कैन बी इंक्रीज द आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने वाली ड्रग्स के नेम, तो आप बोलेंगे ल्यूकोपोएटिक ड्रग्स। क्या बोलेंगे आप? ल्यूकोपोएटिक ड्रग्स। ल्यूकोपोएटिक ड्रग। और ये क्या करेगा? ल्यूकोपोएटिक ड्रग डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। दवाई का नेम याद रखना है, दवाई का नेम है फिलग्रेस्टिन। क्या नाम है? फिलग्रेस्टिन।
और इसके आगे एक नाम और लिख लो, पैगफिलग्रेस्टिन। पैगफिलग्रेस्टिन, ये दोनों आपको याद रखने हैं। एक का नाम इराथ्रोपोइटिक ड्रग्स के अंदर मैंने कौन सी ड्रग का नाम बताया, इपोइटिन अल्फा, डार्बेपोइटिन अल्फा। ल्यूकोपोइटिक ड्रग्स में क्या नाम बताया, फिलग्रेस्टिन, पैगफिलग्रेस्टिन। इसी प्रकार से आपके पास में पैक्ड प्लेटलेट्स,